नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक के कार्य को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? केंद्रीय बैंक के अर्थ के बारे में पढ़ा था और उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। और हमने जाना था कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो पूरी सभी बैंकों का शीर्षस्थ बैंक होता है, पूरे देश का शीर्षस्थ बैंक होता है, यानी सिरमौर होता है। और वो सभी व्यापारिक बैंकों के, चाहे जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हों, जितनी भी मौद्रिक नीतियां हों, जितनी भी हमारी बैंकिंग प्रणाली हो, सभी को नियंत्रित और नियमित करता है। और इसके साथ में ये हमने पढ़ा था कि जो केंद्रीय बैंक जो होता है सभी देशों में एक होता है और हमारे भारत में रिजर्व बैंक है। और हमने रिजर्व बैंक के इतिहास के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे वो उसकी स्थापना हुई, किस जो हिल्टनियन कमीशन था 1926 में उसने सिफारिशें की थी। तो इस आधार पर जो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 था, इसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और फिर हमने उसकी परिभाषाओं को भी पढ़ा था कि डिकॉक ने क्या कहा है, सैमुअल्सन ने क्या कहा है और हार्टले विदर्स ने क्या कहा कि ऋण जो है वो जमा का भुगतान करते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी और हमने जाना था कि बैंक का क्या अर्थ, क्या परिभाषा थी। ठीक है, और हमें आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और आज हम पढ़ेंगे कि रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक के कार्य जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे लिख रखे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं उन्हें कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य और दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। तो इसमें हम पहले इनकी केवल हेडिंग का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके डिटेल से एक एक करके सारे कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखिए, पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख का नियंत्रण करना, कृषि साख की व्यवस्था करना, समाशोधन गृह का कार्य करना, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्रित करना। तो ये पूरा हमने ये चार्ट की तरह हमने इसको बना दिया है। और आप इसको अपनी कॉपी उठाइए, नोटबुक उठाइए, अपना पेन उठाइए और तैयार हो जाइए और इसको फटाफट लिख लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक आप इसको अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि विद्या कहाँ होती है? कंठ में, यानी विद्या कंठे और दाम अंटे, यानी जेब में जब होता है तभी वो अच्छा रिजल्ट देता है, यानी अच्छा परिणाम देता है। तो इसीलिए विद्या, क्योंकि किताबों में तो बहुत सारा ज्ञान है। अगर हम किताबें केवल हम देख लें और पढ़ लें तो फिर लाइब्रेरियन होता है वो तो बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए ना। तो लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि बहुत सी प्रतियोगिताएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर रिजर्व बैंक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे कि मुद्रा का निर्गमन कौन करता है। तो हमने पिछले वीडियो आपको बताया था कि 1 रुपए को छोड़ करके बाकी सभी जितनी भी करेंसी होती है, यानी 2 रुपए से लेकर 2000 तक, मैंने उसकी हिस्ट्री में बताया था। तो वो सारे नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करती है। और 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करता है, सिक्के या नोटों को, और उस पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, जो उस समय होता है वित्त मंत्री। तो ये हस्ताक्षर होता है, लेकिन उसका वितरण कौन करता है? उसका वितरण करता है आरबीआई ही करती है। तो ये प्रश्न कभी कभी घुमाकर पूछते हैं, आईएएस और पीसीएस तक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि करेंसी को जारी कौन करता है, फिर इसका वितरण कौन करता है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी उठाइए अपना पेन और ये सारे नोट आप कर लीजिए जल्दी से नोट, तब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, आप इन कार्यों को चाहें तो एक चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं और लिख करके बहुत अच्छे से उन्हें याद कर सकते हैं। अब ये देखिए चार्ट, इस चार्ट की तरह से भी आप इसको बना सकते हैं अपने घर में, इसको बना करके टांग सकते हैं और आराम से आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजीली। तो आप इस चार्ट को देख लीजिए, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा ये और आपका मन भी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि
वैसे भी अर्थशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बिना अर्थशास्त्र के हम सब्जी भी नहीं खरीद सकते हैं बिना उसके ज्ञान के। तो अर्थशास्त्र का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम एक एक करके रिजर्व बैंक के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो पहला कार्य क्या है हमारा कि पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, यानी नोटों का निर्गमन करना। नोट छापने का अधिकार किसको है हमारे भारत में? रिजर्व बैंक को है, यानी आरबीआई को। नोट छापने का अधिकार, एकाधिकार जो है वो आरबीआई को है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और इसके लिए मैंने आपको जब व्यापारिक बैंक पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था जब हम केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है। न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब होता है कि 115 करोड़ रुपए का सोना और प्लस 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां, यानी विदेशी प्रतिभूतियां। ये जब रिजर्व बैंक के पास होंगी तो 115 और प्लस 85 कितना हुआ? बराबर हुआ 200 करोड़। इतना कोष जो होता है वो न्यूनतम कोष प्रणाली कहा जाता है। ये न्यूनतम कोष प्रणाली जो है ये 1956 से अपनाई गई। कब से अपनाई गई? 1956 से भारत में अपनाई गई। इससे पहले आनुपातिक कोष प्रणाली का चलन था या आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई जाती थी। तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली अब हमें आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है। न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब है 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखी जाएंगी न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत। तभी वो नोटों को छाप सकता है किसी भी सीमा तक। और इसमें जो है इसमें कमी या वृद्धि किसके आधार पर की जाती है? आपातकाल में, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि नोट छापने का अधिकार हमारे यहाँ किसको है? रिजर्व बैंक को है। तो रिजर्व बैंक को है तो वो तब छापेगी नोट जब उसके पास 200 करोड़ रुपए तक की ये प्रतिभूतियां, विदेशी प्रतिभूतियां या 115 करोड़ रुपए का सोना उसके पास सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो वो क्या करेगी? राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर के इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो ये आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक चीज में आई, विदेशी प्रतिभूतियां क्या हैं। विदेशी प्रतिभूतियों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये अलग टॉपिक है लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब प्रतिभूतियां क्या हैं? प्रतिभूतियां हैं एक लिखित प्रमाण पत्र होती हैं जो ऋण लेने के बदले दी जाती हैं और इनमें ऋण जारी करने के शर्तों एवं मूल्यों का उल्लेख होता है तथा इनका क्रय विक्रय भी किया जाता है। अब सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला जो बॉन्ड होता है, तरजीही शेयर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रतिभूतियों की श्रेणियों में आते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं, एक सरकारी प्रतिभूतियां और एक विदेशी प्रतिभूतियां। तो ठीक है, बैंक में ये गिरवी रखे जाते हैं। इसे आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। और प्रेस मुद्रण जोन होता है जो उसको भी भागों में बांट करके किया जाता है कि देश को जोनों में बांट दिया गया है। और फिर क्या होता है, जो बैंक आरबीआई है वो नोटों की सप्लाई पहुंचा देता है। वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर में दिल्ली है, दक्षिण में चेन्नई है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई, ये हमारे 4 जोन हैं जिनमें मुद्रण प्रेस लगी हुई है जोनों में और ये अपने अपने जोनों की मुद्रा का पूर्ति करती हैं। तो ये आप लोगों ने जान लिया होगा कि किस प्रकार से न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है और किस प्रकार से आरबीआई नोट का निर्गमन करता है। अब हम दूसरे कार्य पे आ जाते हैं। दूसरा कार्य है कि ये बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है और ये जितनी भी देश में व्यापारिक बैंकें होती हैं, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनका सबका वो क्या करता है? सबका नियमन करता है, सबका नियंत्रण करता है। और ये अगर ऐसा ये ना करे तो साख जो है बैंक ज़्यादा कर लेंगे
का नियंत्रण ना करे, लेकिन ये नियंत्रण करता है। और व्यापारिक बैंक जो होते हैं अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखते हैं, उन्हें रखना पड़ता है अनिवार्य रूप से। और देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नतशील बनाने का कार्य भी रिजर्व बैंक करता है, सारी व्यापारिक बैंकों को दिशा निर्देश देता है। और जैसे मान लीजिए किसी बैंकों के बीच में कोई विवाद हो जाए, बैंकों के बीच में भी तो विवाद हो सकता है कभी, तो वो क्या करते हैं, वो सुलझाने का काम भी आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक करती है। और क्या होता है, जैसे कि जो विभिन्न ग्राहक होते हैं उनके हितों की रक्षा का कार्य भी आरबीआई करता है। बैंक से तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा, वो अपनी शिकायत आरबीआई में दर्ज कराएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बैंक ने एक अधिकारी बैंक का एक सुरक्षित रखा हुआ है, इसका नाम होता है ओम्बड्समैन। वो डायरेक्ट जाकर के अपनी शिकायतें उनको दे सकता है, कि जैसे अपना एप्लीकेशन दे सकता है, या उसकी कोई समस्या है, उसकी कोई शिकायत है, तो वो डायरेक्ट उस ओम्बड्समैन को, वो अधिकारी को अपनी डायरेक्ट शिकायतें दे सकता है। तो रिजर्व बैंक जो है वो व्यापारिक बैंक के लिए एक्शन लेगी, क्योंकि जो अभी पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हो गया था धोखाधड़ी का, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप करके उस मामले को बराबर किया, उस मामले को रफा दफा किया और उसकी क्षतिपूर्ति भी करी। तो ये बैंक करती है, जैसा कि मैंने इसमें लिख भी रखा हुआ है। देखिए, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। अब जैसे कि हम लोगों को ऋण चाहिए तो हम लोग व्यापारिक बैंक के पास जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है व्यापारिक बैंकों के पास भी तो खत्म हो जाता है पैसा, उनके पास भी नहीं रहता है, कभी कभी संकट काल आ जाता है, तो वो ऋण कहाँ से लेते हैं, रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। और ये अंतिम ऋणदाता होता है इनका बैंक, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का। इसके बाद रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण करता है। साख नीति पर हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास 10,000 रुपए आ गए, 10,000 रुपए आए मान लीजिए, तो क्या करेगा, इसका 20% कहाँ रखेगा, 20% कितना हुआ, यानी 2,000 रुपए वो कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास निश्चित रखेगा। इसी को तो सीआरआर बोलते हैं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये उसको रखना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से। तो इस प्रकार से वो साख नियंत्रण करता है। नहीं तो बैंकें अपनी साखें बहुत ज़्यादा साख निर्माण कर लें, बहुत ज़्यादा साख सृजन की प्रक्रिया को अपना लें, और बैंक का हस्तक्षेप करती है बैंक, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रिजर्व बैंक जब देखती है कि देश में मुद्रा की जरूरत है तो वो इसको कम कर देती है, इस सीआरआर को। और जब वो जानती है कि देखती है कि जरूरत मुद्रास्फीति की स्थिति हो रही है या और कोई भी परेशानी बढ़ रही है, तो वो इसमें कम इसको बढ़ा देती है। इस प्रकार से जो हमारी व्यापारिक बैंकें हैं वो साख का निर्माण कम कर पाती हैं। तो ये क्या हुआ, सन 1949 में बैंकिंग नियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त है। और वो क्या करती है, नई बैंकों को लाइसेंस देती है, अनुज्ञा पत्र भी देती है। इस प्रकार से ये बैंकों का बैंक है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक है। ठीक है, अब इसका तीसरा हम लोग इसका कार्य देख लेते हैं, सरकारी बैंकर यानी सरकार का एजेंट, सरकार का सलाहकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में। अब देखिए, देश को जब विकास की दर ऊंची प्राप्त करनी होती है तो क्या करता है, ये रिजर्व बैंक जो है ये सहयोगी भूमिका अदा करता है देश के लिए, सरकार को सलाह देता है, सरकार को राय देता है कि वो देश में ऊंची विकास दर कैसे हो, देश मौद्रिक नीति की घोषणा करता है वो, और देश में सुस्थिर विकास बना रहे, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था बनी रहे। इन सभी की व्यवस्था कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक करता है। और देखिए, इसमें लिखा भी है मैंने कि ये सरकारी बैंकर होता है और एजेंट भी होता है सरकार का, और सलाहकार भी होता है। जैसे भारत सरकार तथा राज्य की जो सरकारें होती हैं, हमारे से यूपी की सरकार है, हमारे बिहार की सरकार है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है, तो इन सभी सरकारों की ओर से धन प्राप्त करता है ये। और इनके जो ये सरकारें कहती हैं जहाँ पर कि जैसे कहाँ पर धन खर्च करना चाहिए, वहाँ के लिए ये भुगतान भी करता है। ये कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके बाद भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करता है। जनता सीधे तो ऋण दे नहीं सकती आरबीआई में, तो क्या करती है, जो व्यापारिक बैंकों में जो धन जमा होता है वो सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के पास
जाता है, वो जमा होता है वहाँ। अब भारत सरकार वहाँ सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करना। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे सब देशों की अलग अलग मुद्रा है, तो जैसे कि अब विदेशी मुद्रा चाहिए, जैसे किसी सरकार राज्य सरकार को चाहिए, तो कौन प्रबंध करेगा? रिजर्व बैंक प्रबंध करेगा, क्योंकि भारत में तो रुपये चलता है और अचानक उसको डॉलरों की आवश्यकता हुई या पाउंड की हुई या येन की हुई या फ्रैंक की हुई, तो वो कहाँ से लेगा? वो रिजर्व बैंक से लेगा। वो रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित कोष रखा हुआ है विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में। और इसके बाद में है कि जितनी भी ये सरकारें हैं, राज्य सरकार हो चाहे हमारी भारत सरकार हो, इसको वो आर्थिक सलाह भी देता है। इस तरीके से वो अब देश की सुस्थिर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। अब हम इसका अगला कार्य देख लेते हैं, विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखना। अगला कार्य है कि विनिमय दर को स्थिर रखना तथा अंतरराष्ट्रीय कोषों का ये संरक्षक होता है, क्योंकि हमारे देश में विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि आयात और निर्यात जो होते हैं, आयात और निर्यात जब होते हैं तो क्या होता है, हमें भाई जो हमारे यहाँ कोई सामान आया, मान लीजिए कच्चा तेल आया हमारे यहाँ, मान लीजिए तेल आया या कच्चा जो भी वस्तुएं आई, तो वो हमारे यहाँ आएंगी, तो हम उनका भुगतान किस में करेंगे? रुपए में करेंगे, रुपए में नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी देश होते हैं वो अलग अलग करेंसी वाले होते हैं, अलग अलग वहाँ मुद्रा का चलन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो कुछ चीज़ें आयातित होती हैं और कुछ चीज़ों को हम निर्यात करते हैं, जैसे कच्चा तेल है हमारे पास आया मान लो, तो हम क्या करेंगे? हम उनको रुपया तो नहीं देंगे ना, रुपया देंगे लेकिन रिजर्व बैंक उसको रख लेगा और उस अपने कोष से उस देश की जो मुद्रा होगी उसको उसमें कन्वर्ट करके एक्सचेंज करके वो उसको उस मुद्रा में देगा, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे पाउंड हो, चाहे युआन हो, चाहे स्टर्लिंग हो, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे जापान की येन है। इस तरीके से हर देश की अलग अलग है, रूस की रूबल है, इस तरीके से हर देश की मुद्राएं अलग अलग हैं। तो क्या है कि वो देश में रख लेगा और रिजर्व बैंक और उस मुद्रा को उस देश की मुद्रा में चेंज करके उसको देगा। इसीलिए तो वो देखिए, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि विनिमय दर को स्थिर रखता है, रिजर्व बैंक विनिमय दर को स्थिर रखता है, जो विनिमय नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय कोषों का संरक्षक भी होता है। और ये जो विदेशी विनिमय कोष होता है वो आरबीआई के पास होता है, चाहे वो जैसे डॉलर के रूप में पाउंड, युआन, ये विभिन्न देशों की जो करेंसी होती है वो उसके पास एक विनिमय कोष होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोष, इसको मुद्रा कोष भी कहते हैं। और उसमें क्या होता है, यदि जो भी देश है हमारे पास, चाहे वो आयात कर रहा है तो वो अपने देश की मुद्रा में वो चाहेगा उसका भुगतान, और यदि हम कर रहे हैं तो हम भी उसके देश की मुद्रा में ही भुगतान लेंगे। जैसे कि अगर हमने भुगतान चाहिए तो हम किस में लेना चाहेंगे? रुपए में लेना चाहेंगे, हम डॉलर में तो लेंगे नहीं, क्योंकि डॉलर तो यहाँ चलने वाला नहीं है, ना किसी और देश की मुद्रा यहाँ चलेगी। तो इसीलिए ये सारे जो विदेशी विनिमय दर होती है उसको स्थिर भी रखता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए $1 के बराबर 65 रुपए हैं, कितने हैं? 65 रुपए हैं, और मान लो 70 हो गए, $1 के बराबर 70 रुपए हो गए, तो ये ऐसी नीतियां बनाएगा रिजर्व बैंक कि ये हमारा मतलब ये जो रुपया है, रुपए की दर जो है वो 65 ही रहे, 70 से कम हो जाए, मतलब 70 रुपए हो गई, तो वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगा, ऐसी नीतियां इस्तेमाल करेगा कि जिससे क्या होगा कि पुनः ये जो हमारा रुपया है वो 65 पे पहुंच जाए। तो ये विनिमय दर को स्थिर रखता है। इसके लिए वो दो चीज़ों को अपनाता है, यानी 2 उपकरण होते हैं, अधिमूल्यन और अवमूल्यन। इसके तहत अवमूल्यन होता है जब वो मुद्रा की मूल्य को गिरा देता है, तब हो जाता है अवमूल्यन, और जब उसे लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो वो मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देता है, ये कहलाता है अधिमूल्यन। तो ये आप लोग जान रहे होंगे, अन्य में जो आयात और निर्यात होते हैं तो क्या होता है, उनमें से मुद्रा का जो भुगतान होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कोष से होता है। तो ठीक है, तो ये अधिमूल्यन क्या है? जब अवमूल्यन और अधिमूल्यन भी हमने आपको बताया कि क्या है, जब देश में मुद्रा की मात्रा जो होती है, मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है तो वो कहलाता है अवमूल्यन, और जब देश में मुद्रा का मूल्य बढ़ाया जाता है तो उसे कहा जाता है अधिमूल्यन। तो वो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए वो 2 उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यानी अधिमूल्यन और अवमूल्यन। कौन करता है? आरबीआई हमारा करता है। तो ये हमारा
कार्य हो गया पूरा। अब हम अगले कार्य को देख लेते हैं। का अगला कार्य है कृषि साख की व्यवस्था करना। अब रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, कृषि साख की व्यवस्था के लिए उसने एक अलग विभाग की व्यवस्था कर दी और जो कृषि की साख की जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा कैसे करे, इसके लिए उन्होंने, किसने, आरबीआई ने एक अलग विभाग की व्यवस्था कर दी, जो कि इस बारे में कृषि साख की समस्याएं जो होती हैं इसके बारे में अनुसंधान भी करता है, शोध भी करता है और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है इसकी व्यवस्था भी करता है, जिसके लिए आरबीआई ने एक अलग विभाग की व्यवस्था कर दी है। अब तो जैसे कि 12 जुलाई 1982 को एक नाबार्ड नामक एक संस्था की स्थापना की और जो कि कृषि के लिए यानी कृषि साख के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। और वो क्या करती है, वो किसानों को 3 प्रकार के ऋण देती है, यानी जो लघु काल के लिए होते हैं, कुछ मध्यम काल के लिए होते हैं और कुछ दीर्घ काल के लिए होते हैं। अब थोड़े समय के लिए या अल्पकाल के लिए वो मान लीजिए 6 महीने से 1.5 साल के बीच होते हैं और जो मध्यम कालीन होते हैं ऋण वो 1.5 साल से लेकर के 5 वर्ष तक, और जो दीर्घकालीन के लिए ऋण देती है ये जो है ये नाबार्ड कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये दीर्घकालीन के जो ऋण देती है ये 5 से 25 साल के बीच में किसानों को ऋण की व्यवस्था कराती है। अब कभी कभी पूछते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल डरिएगा नहीं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इसमें NABARD लिखा हुआ है, तो N से नेशनल हो गया, B से बैंक हो गया, A से एग्रीकल्चर हो गया और R से रूरल हो गया और D से डेवलपमेंट हो गया। तो ये ग्रामीण विकास के लिए और कृषि साख की व्यवस्था करती है। इसके आगे लिखा है कि इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना और उनका समाधान करना रहता है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कृषि साख की व्यवस्था कैसे करता है आरबीआई। तो अब हम दूसरे इसके अगले कार्य को देख लेते हैं। अगला कार्य है समाशोधन गृह का कार्य करना। ये समाशोधन गृह का कार्य केंद्रीय बैंक कैसे करती है। ये जो केंद्रीय बैंक होती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि केंद्रीय बैंक जो होती है वो सभी बैंकों का बैंक होती है। तो ये क्या करती है, बैंकों के लिए समाशोधन के कार्य को भी करती है कि जैसे किसी भी बैंक में अगर पैसे नहीं हैं तो वे उसके बिना खाते में नगद राशि के जमा किए और उसके खातों में वो पैसा पहुंचा देती है, यानी बिना नगद राशि का भुगतान किए खातों के जो माध्यम से ये हो जाता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये आ बैंक है और ये बा बैंक है, ठीक है। तो अब इसके पास कितने हैं, इसके पास है 50,000 रुपए और इसके पास है 30,000। देखिए अब ये क्या है, ये दोनों कौन सी बैंक हैं, ये बैंकें व्यापारिक बैंकें हैं और इनकी जो ये राशि है ये कहाँ जमा है, रिजर्व बैंक के पास जमा है। तो अब क्या हुआ, अब मान लीजिए किसी कारणवश से आ बैंक को, यानी जो आ और बा व्यापारिक बैंक के हैं, इनके बीच में कोई लेन देन, इनके बीच में भी तो लेन देन होता है, तो इसके बीच में लेन देन हुआ और इसको 10,000 रुपए यहाँ से, इसको 10,000 रुपए आ बैंक को बा बैंक को देने हैं 10,000 रुपए। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, वो तुरंत वहीं का वहीं समाशोधन कर देगा, यानी यहाँ से वो 10,000 रुपए ले जा करके इसमें वो प्लस कर देगा, 10,000 रुपए क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। तो दोनों में कितने हो जाएंगे, दोनों के कितने हो जाएंगे, 40,000। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यानी जो रिजर्व बैंक था उसने तुरंत इसका समाशोधन कर दिया, बिना खातों के, बिना किसी नगद भुगतान के क्या किया कि बिना राशि के भुगतान किया और इसके खाते में उसने 10,000 रुपये जमा कर दिए है। और ये दोनों के पास कितने कितने, दोनों बैंकों के हो गए। अब बैंकों के तो दोनों के हो गए, लेकिन इसके पास तो वो जो धन पहले से ही था वही धन रहा, उसको ये धन देना नहीं पड़ा किसी को भी, बस इसके खाते में उसने ट्रांसफर कर दिया। जैसा हमने आपको बताया कि प्रारंभिक जमाएं जो होती हैं, जो व्यापारिक बैंक करते हैं साख का निर्माण जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसने भी
उन्हें नगद ना देकर इस राशि को इसके बा बैंक के खाते में जमा कर दिया। समझ गए होंगे आप, इतना क्लियर है पूरा बिल्कुल। अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आपको समझा देते हैं। अब इसके जो मैंने यहाँ लिख रखा है उसको भी आप लोग देख लीजिए। रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक देश का कैसा है? केंद्रीय बैंक है। ये तो सभी लोग आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ये बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर उसने समाशोधन गृह की सुविधा उसने प्रदान की दोनों के लिए, और ये कार्य करके रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के रुपए के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। यानी एक बैंक से दूसरी बैंक में उसने खातों में उसके वो राशि को जमा कर दिया बिना भुगतान किए, उसके खातों के माध्यम से ही ये बैंक में चला गया। यानी जो व्यापारिक बैंक थी उनके खाते में ये उसने यहाँ से ले जा करके और ये रुपए जमा कर दिए है। तो ये समाशोधन केंद्रीय बैंक जो होती है वो क्या करती है? भुगतानों व राशि के स्थानांतरण का भी माध्यम बनती है। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया हो गया बिल्कुल ही। अब हम अगला जो इसका कार्य है वो देख लेते हैं। अगला कार्य है औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि वो कृषि वित्त के लिए व्यवस्था करता है, उसके उसने नाबार्ड की स्थापना की हुई है, और समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उसके लिए अनुसंधान भी करवाता है। एक नए अलग वित्त विभाग की स्थापना कर रखी है जो कृषि की समस्याओं का समाधान करता है, उसके बारे में अनुसंधान करता है, शोध करता है। इसी तरीके से उद्योगों के बारे में भी, क्योंकि उद्योग भी तो होते हैं, हर देश में उद्योग किए जाते हैं ना। उद्योग नहीं होगा तो भी हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी, अच्छे से नहीं चलेगी। तो ये क्या है? ये हमारे इसके लिए बैंक ने क्या किया है? इसके लिए भी रिजर्व बैंक ने क्या किया है? रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगम के अंश बड़ी मात्रा में खरीद रखे हैं। जो राज्यों में हमारे देश में बहुत सारे राज्य है ना, उन राज्यों को में अलग अलग राज्यों में एक राज्य वित्त निगम बना हुआ है और एक उद्योगों के लिए औद्योगिक वित्त निगम बना हुआ है। तो ये क्या है? ये जब इनके जो अंश होते हैं, हमने आपको बताया था शेयर, इनके शेयर भी रिजर्व बैंक ने खरीद रखे हैं। और वो क्या करती है? जब इनको जरूरत पड़ती है, इन लोगों से पूर्ति नहीं पड़ पाती है देश में, उद्योगों में उद्योगपति ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं और ये देने में असमर्थ होते हैं, तो उस समय ये रिजर्व बैंक उनको दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये किसके लिए व्यवस्था करता है? औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में भी सहायता करता है। तो आप लोगों ने देखा कि रिजर्व बैंक के कार्यों में कितने सारे कार्य हैं जो वो करती है। इसका लास्ट जो बचा है बैंकिंग संबंधी कार्य, वो है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्रित करना। तो इसमें क्या लिख रखा है कि रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। अब देखिए, रिजर्व बैंक हमने मुद्रा को पढ़ा ही लिया था, अच्छे तरीके से पढ़ा था मुद्रा को, फिर साख को भी हमने पढ़ा है, और बैंकिंग, ये बैंकिंग क्या है? ये बैंकिंग व्यवस्था को भी पूरा पढ़ रहे हैं। और वित्त का मतलब होता है रुपए पैसे की व्यवस्था करना। कृषि यानी जो हम खेती करते हैं वो कृषि, और औद्योगिक उद्योगों से संबंधित होती हैं जो व्यवस्थाएं, जैसे जूट उद्योग है, लोहा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, कांच उद्योग है, पीतल उद्योग है, इस तरीके से जूट उद्योग है, इस तरीके से बहुत से उद्योग हैं हमारे यहाँ, कोयला उद्योग है। उनकी जो उत्पादन संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं ये कौन एकत्रित करता है? रिजर्व बैंक। और उन्हें प्रकाशित भी करता है, क्योंकि उन्हें प्रकाशित इसलिए करता है कि ये आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जो ये कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य को के जीवन को चलाने के लिए आर्थिक कार्य बहुत जरूरी है। बिना आर्थिक कार्य के कोई भी जीवन संभव नहीं, क्योंकि हम अर्थ के बिना अपनी केवल रोटी तो खा सकते हैं, बाकी अपने जीवन की जरूरतें हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, हमारी जो आरामदायक आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उनको हम धन से ही तो पूरा करते हैं, रुपए पैसे से ही पूरा करते हैं, और उसको हम रुपए पैसा कमाते हैं पूंजी लगा करके। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या करता है? ये अध्ययन, ये जो इसकी सारी व्यवस्था करता है हमारा रिजर्व बैंक। क्योंकि मौद्रिक एवं वित्तीय जो भी तथ्य होते हैं उनका संग्रह करना और उनको प्रकाशित करना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि ये आप जो है इसको प्रकाशित भी करते हैं। और जो विकास की मुख्य धारा से वंचित समूह होते हैं
उनका भी अध्ययन करना, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना, ताकि वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। कुछ की धारा होती है, उससे कुछ वंचित समूह होते हैं ना, जैसे कि बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि हमारे शिक्षा में ले लीजिए तो आंगनबाड़ी है, अगर वही मजबूत रहेगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर है, जैसे अगर उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो वो इंटर क्लास में आकर के या बीए में आकर के बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी नींव मजबूत रहती है वो ऊपर भी मजबूत होता चला जाता है ना। तो इसके लिए वो बहुत सारे प्रोग्रामों को व्यवस्था करती है, जैसे उत्पादन क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम बनाना, ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनाना, डिजिटली इंडिया को करना, डिजिटल कैसे करें और कैसे लोग फ़ोन को चलाएं, कैसे लोग फ़ोन से पेमेंट करें, और कैसे लोगों ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे लोगों को डिजिटली लिटरेसी दी जाए, यानी उन्हें डिजिटल साक्षर बनाया जाए। इस कार्यक्रम के तहत या इस कार्य के तहत रिजर्व बैंक ये कार्य करता है। तो आप लोगों ने देख लिए कि हमने रिजर्व बैंक के जो बैंकिंग संबंधी कार्य थे वो 9 कार्य हमने अच्छे से अध्ययन कर लिए, और हमें आशा है कि आप लोगों को भी समझ में आ गए होंगे। केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य थे और दूसरे थे साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य, क्योंकि रिजर्व बैंक के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। तो हमें साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य भी देख लेते हैं। अब इसका ये है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। हमने रिजर्व बैंक के कार्यों को पढ़ा, यानी केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि केंद्रीय बैंक के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक है केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य और दूसरा है साधारण व्यवसाय संबंधी कार्य। तो ये आप लोग देख लीजिए। पहला कार्य क्या करती है? रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्य सरकारों से जमाएं स्वीकार करता है, परंतु ब्याज नहीं देता। ब्याज नहीं देता है, जमाएं तो स्वीकार कर लेगा राज्य सरकार से भी रिजर्व बैंक और भारत सरकार से भी, लेकिन उनको कोई ब्याज नहीं देगा। दूसरा है, यदि 90 दिनों में परिपक्व होने वाले बिलों को वो भुना सकता है। वह 90 दिनों में जो परिपक्व हो जाते हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं बिल, उनको वो भुना सकता है, परंतु उनका भुगतान भारत में ही होने वाला हो तो। और इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो एक सदस्य बैंक का साइन उसको चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, और दूसरा उसको चाहिए जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके साइन होने के बाद वो 90 दिनों में जो मैच्योर जाते हैं बिल, उनको वो भुना सकता है, रिजर्व बैंक भुना सकता है। अगला है कि रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। कम से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का वो क्रय विक्रय करता है, जो उसकी सदस्य बैंकें होती हैं, जो उसकी व्यापारिक बैंकें होती हैं। अगला है इसका, रिजर्व बैंक भारत सरकार व राज्य सरकारों को 90 दिन की अवधि के लिए ऋण दे सकता है, किंतु ये ऋण वो जमानत पर ही दे सकता है। वो 90 दिन की अवधि के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को ऋण दे सकता है, किंतु ये जमानत पर ही इसको दे सकता है। और जो 15 महीने की अवधि में जो कृषि बिल होते हैं, उनको भी वो क्रय विक्रय कर सकता है और उनकी पुनर्कटौती भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या हैं। यानी 2 कार्य हैं, पहला है केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य और दूसरा है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। आप लोग अपने इसको नोट्स को जरूर तैयार कर लेना, जरूर अच्छे से लिख लेना, फिर आपको याद भी करना है ना। समझ गए आप लोग? और ऐसा नहीं करना है कि अरे हमने पढ़ लिया, लिखा नहीं और हमें बहुत समझ में आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग इनको लिखना जरूर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोग इसका ज़रूर हमें सहयोग करें अच्छे से, और हमारे वीडियो को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमने तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना केंद्रीय बैंक के कार्य। पहला कार्य था नोट निर्गमन, वो तो हम व्यापारिक बैंकों में भी पढ़ चुके थे, उन्होंने बताया था कि केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है। और दूसरा हमने कहा था ये बैंकों का भी बैंक होता है। तीसरा इसका सरकारी बैंकर और एजेंट होता है, और ये सलाहकार भी होता है। और उसके बाद में है वो विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है। हमने बताया ना कि विदेशी विनिमय दर को कैसे स्थिर रखता है, कि मान लीजिए $1 के बराबर 70 रुपए हो गए, और वो ऐसी तरकीबें, ऐसी विधियां, ऐसी योजनाएं बनाएगा जिससे और ये रुपया और जो विनिमय दर है ये और ना बढ़े। यानी पहले $1 के बराबर 65 रुपए थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ उदाहरण के द्वारा, और फिर बाद में वो 70 रुपए होने की संभावना हो गई। तो वो ऐसी विधियों को बनाएगा जिससे कि रुपए की दर और ना बढ़े $1 के मुकाबले, यानी विनिमय दर जो है वो स्थिर रहे, ऐसी वो योजनाएं बनाएगा।
और इस प्रकार से वो साख का नियंत्रण करता है, क्योंकि साख का नियंत्रण ना करे वो CRR को बढ़ा देता है। हमने आपको व्यापारिक बैंकों के जब साख सृजन की या साख निर्माण की प्रक्रिया को समझाया था, उसमें बताया था हमने CRR क्या है। और अभी हम और भी आगे आपको बताएंगे कि केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण कैसे करती है केंद्रीय बैंक, तो ये भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम इतना ही जान लेते हैं कि वो साख पे नियंत्रण करता है CRR के द्वारा, या तो वो उसके कोष को बढ़ा देता है अगर उसे समझ में आता है कि मुद्रा नहीं चाहिए देश में, और यदि वो कहता है कि मुद्रा देश में जरूरी है तो वो उस CRR को कम कर देता है और अधिक नोट भी छापता है। इस तरीके से भी साख निर्माण करता है। इसके बाद कृषि साख की व्यवस्था करना, इसके लिए उसने नाबार्ड कृषकों को लोन देने के लिए उसने नाबार्ड की स्थापना की, यानी 12 जुलाई 1982 को हमारे यहाँ हुई थी इसकी स्थापना। और एक उसने अलग विभाग की, वित्त विभाग की या साख विभाग की एक व्यवस्था की हुई है जो कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान, अनुसंधान और शोध करती है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि समाज शोधन गृह का कार्य, वो भी हमने आपको बताया कि A बैंक और B बैंक या A या B बैंक है, उन दोनों में अगर लेन देन हो रहा है और उसके रुपए जमा ही रहते हैं कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास, तो उसे वो कैसे पहुंचाएगी, इसके बारे में भी हमने आपको चर्चा करके बताया भी और उदाहरण के द्वारा भी समझाया। इसके बाद में है औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना, यानी राज्य वित्त निगम और जो औद्योगिक वित्त निगम होते हैं और राज्य वित्त निगम होते हैं, इनकी वो कोष को अपने पास, अंशों को खरीद कर अपने पास रखता है रिजर्व बैंक, और जरूरत पड़ने पर वो दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना और उनको प्रकाशित करना, ये कार्य भी रिजर्व बैंक करता है। और ये साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य हैं जिनके अंतर्गत हमने आपको बता दिया कि वो 15 महीने में के अवधि के अंदर जो कृषि बिल भी होते हैं उनको परिपक्व होने वाले, उनको भी वो भुना सकता है और उनमें पुनर्कटौती भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिजर्व बैंक के जो साख नियंत्रण के उपाय होते हैं वो क्या होते हैं। उसके अंतर्गत हम CRR को पढ़ेंगे, SLR को पढ़ेंगे, LRR को पढ़ेंगे और रिवर्स रेपो दर को पढ़ेंगे, खुले बाजार की क्रियाएं पढ़ेंगे, राशनिंग व्यवस्था क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक 2 प्रकार के उपकरण होते हैं केंद्रीय बैंक के पास, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही। और इस जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अब मन लगा के पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा याद करिए और अपनी तरक्की करिए, अपना प्रोग्रेस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और हमारे जाते जाते एक बार फिर कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। मैं बहुत मेहनत करके अपने वीडियो बनाती हूँ और आपके सहयोग को पाना चाहती हूँ और आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग कमेंट भी करते हैं मुझको और बताते हैं कि मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये पहुँच सके। धन्यवाद।